एक राजा जिसने ताज छोड़ दिया, जो नंगे पैरों से रेगिस्तान, जंगल और जलती हुई राहों पर चलता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने शरीर और मन को इतनी हद तक मजबूत बना सके कि भगवान जैसी शक्तियां हासिल कर पाए, क्योंकि उसका सपना था पूरी दुनिया के दुख खत्म करना और हर इंसान को बचाना। कहानी शुरू होती है आज से करीब 2500 साल पहले, जब आर्यंस नाम की एक जनजाति हिमालय की तलहटी में बहने वाली इंडस नदी के किनारे आकर बस गई थी। उन्होंने वहां रहने वाले लोगों को हराकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। समय बीतता गया और उसी राज से कई बड़े बड़े राज्य पैदा हुए। उन राज्यों में एक था कोसाला किंगडम, जो धीरे धीरे बहुत ताकतवर बन चुका था। वो पास के शाकिया किंगडम पर बार बार हमला करता रहता था। जैसे ही उसे मौका मिलता, उसकी सेना चढ़ाई कर देती। हर युद्ध के बाद न जाने कितने लोग मारे जाते, गांव बर्बाद हो जाते और कई लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता। पूरी धरती जैसे दुख से भर चुकी थी। हर इंसान बस यही उम्मीद कर रहा था कि कोई आए और उन्हें इस नरक जैसी जिंदगी से बचा ले। उधर हिमालय के किसी शांत मठ में एसिया नाम के एक महान साधु ध्यान में बैठे थे। तभी उन्हें दक्षिण दिशा से एक बेहद शक्तिशाली आभा महसूस होती है। वो तुरंत अपने शिष्य नारद को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि पहाड़ों से नीचे जाओ और उस महान इंसान को ढूंढो जो आगे चलकर चक्रार्डेन किंग बनने वाला है। कुछ साल बाद शाकिया किंगडम के राजा किंग सोडाना अपने रोज के शिकार पर जंगल की तरफ निकले हुए थे, लेकिन तभी उनके सामने एक अजीब चमत्कार होता है। जंगल के सारे जानवर उनके आसपास आकर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। न कोई डर, न कोई हमला, बस चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल जाती है। तभी एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि रानी ने उन्हें तुरंत महल बुलाया है। किंग सोडाना तुरंत वापस महल लौटते हैं। वहां उनकी पत्नी क्वीन माया उन्हें बताती हैं कि उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि 6 दांतों वाला एक विशाल सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। ये सुनकर सोडाना के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो क्वीन माया को जंगल में हुआ चमत्कार बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे इस धरती का हर जीव उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। फिर वो नदी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस मौसम में यहाँ हमेशा सूखा पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और शायद ये सब उस बच्चे की वजह से है जो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। उधर महल के बाहर शाकिया के कुछ सैनिक गरीब बस्तियों से गुजर रहे थे। उनके साथ कुछ कैदी भी बंधे हुए चल रहे थे। उन्हें देखकर चपरा नाम का एक छोटा गुलाम लड़का उत्सुकता से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका सामना कुछ बदमाशों से हो जाता है। उनकी नजर चपरा की टोकरी में रखे कीमती कपड़ों पर पड़ती है। वो उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अगर अपनी जान बचानी है तो सारे कपड़े उनके हवाले कर दे। चपरा डर जाता है और तुरंत वहां से भागने लगता है। बदमाश उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भीड़ से भरी गलियों में भागते भागते चपरा एक तंग गली में जाकर छिप जाता है। वो जैसे ही चैन की सांस लेने के लिए रुकता है, तभी अचानक टाटा नाम का एक छोटा लड़का उसके ऊपर से छलांग लगाता है और उसके कपड़े छीन कर भाग जाता है। बाद में जब चपरा अपने मालिक को सारी बात बताता है तो मालिक गुस्से में उसे बेरहमी से कोड़े मारने लगता है। ये देखकर उसकी माँ तुरंत दौड़कर आती है और हाथ जोड़कर मालिक से कहती है कि सजा उसे दे दी जाए, उसके बेटे को नहीं। लेकिन मालिक मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी माँ तो उनके लिए सिर्फ एक सामान है जिसे वो कभी भी बेच सकते हैं। हालांकि वो थोड़ी दया दिखाते हुए चपरा को 3 दिन का समय देता है। वो चेतावनी देता है कि अगर कपड़े वापस नहीं मिले तो उसकी माँ को बेच दिया जाएगा। ये सुनकर चपरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ को खोने की बात सोच भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद जब वो बाजार से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर उसी कपड़े पर पड़ती है जो एक दुकान में बिक रहा था। चपरा बिना कुछ सोचे उसे उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत पकड़ा जाता है और लोगों द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है। मार खाते खाते वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ता है। जमीन पर पड़े पड़े वो मन ही मन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वो उन गुलाम व्यापारियों को अपनी माँ को बेचने नहीं देगा। तभी ऊपर दीवार पर वही छोटा चोर टाटा अपने दोस्तों के साथ दिखाई देता है। वो चपरा को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। चपरा गुस्से में उससे अपने कपड़े वापस मांगता है, लेकिन टाटा और भी जोर से हंसता है और अपने दोस्तों को चपरा पर हमला करने का आदेश दे देता है। इसके बाद चपरा पूरी ताकत से उनका सामना करता है और उनमें से कुछ लड़कों को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और कुछ ही पलों में वो सब मिलकर चपरा को बुरी तरह पीट देते हैं। चपरा छोटों से भरा हुआ जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। वो हाथ जोड़कर टाटा से कपड़े वापस मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर कपड़े वापस नहीं मिले तो उसकी माँ हमेशा के लिए उससे छिन जाएगी। कुछ देर बाद चपरा की आंख खुलती है। वो खुद को एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर पाता है। वहीं पास में टाटा बैठा होता है। वो अपनी बहन को आवाज लगाता है और कहता है कि इस लड़के के घावों का इलाज करो। थोड़ी देर बाद उसकी बहन वहां आती है और चपरा को एक कड़वी दवा पिलाती है जो उन्होंने आसपास मिलने वाली जड़ों को उबाल कर बनाई थी। दवा पीने के बाद टाटा अपना परिचय देता है और आराम से कहता है कि वो उन कपड़ों को पहले ही बेच चुका है। ये सुनते ही चपरा गुस्से में चिल्ला उठता है, लेकिन टाटा की बहन ठंडे अंदाज में कहती है कि वो लोग दूसरों से चोरी करके ही जिंदा रहते हैं। फिर वो चपरा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद वो गली में खड़े खड़े सपने
सपने देख रहा था। तभी कोई उसके सामान लेकर भाग गया। तब चपरा उदास आवाज में उन्हें सब सच बताता है। वो कहता है कि उन कपड़ों की वजह से शायद अब वो अपनी माँ को कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। ये सुनकर दोनों भाई बहन चुप हो जाते हैं। उन्हें पहली बार चपरा पर तरस आता है। तभी टाटा उसकी तरफ देखकर कहता है कि वो उसकी माँ को बचाने में उसकी मदद करेगा। उसी दिन बाद में गुलाम व्यापारियों का एक दल औरतों को बेचने के लिए ले जा रहा था। उन औरतों में चपरा की माँ भी शामिल थी। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक विशाल बाघ निकल आता है। वो पल भर में दोनों व्यापारियों को मार डालता है। इसके बाद बाघ की नजर सीधे चपरा की माँ पर पड़ती है, लेकिन हमला करने से पहले ही चपरा हाथों में पत्थर लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। हालांकि वो पत्थर फेंक पाता, उससे पहले ही बाघ अचानक पीछे हट जाता है और झाड़ियों में गायब हो जाता है। उसी वक्त पता चलता है कि टाटा की आत्मा उस बाघ के अंदर से निकलकर वापस उसके शरीर में लौट आई है। चारों तरफ जानवरों से घिरा टाटा मुस्कुराते हुए खड़ा था और तभी वहां से गुजर रहा एक साधु नारदाता ये सब देख लेता है। वो हैरानी से टाटा को देखने लगता है और सोचता है कि कहीं यही वो भाग्यशाली बालक तो नहीं जिसके बारे में उसके गुरु असिया ने बताया था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोसाला किंगडम की सेना कपालावस्तु पर हमला करने पहुंच जाती है, जो शाकिया किंगडम की राजधानी थी। तब टाटा चपरा को समझाता है कि कोसाला किंगडम उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और उसकी सेना उनके गांव के बीच से गुजरने वाली है। अपने परिवार के बारे में सोचते ही टाटा घबरा जाता है और पूरी ताकत से गांव की तरफ भाग पड़ता है। उधर कोसाला की सेना का जनरल बेहद क्रूर और निर्दयी इंसान था। उसे लोगों को मारने में मजा आता था। वो पागलों की तरह हंसता हुआ गांव में तबाही मचाता आगे बढ़ रहा था। जैसे ही सेना गांव से गुजरती है, टाटा बेचैनी से अपनी माँ और बहन को ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे वो मिलते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। ये देखकर टाटा का दिल टूट जाता है। आंखों में आंसू लिए वो कसम खाता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। तभी चपरा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वो हर कदम पर उसके साथ रहेगा। उस रात कोसाला की सेना राजधानी की तरफ बढ़ने से पहले जश्न मनाने के लिए डेरा डालती है। दूर छिपकर चपरा और टाटा उन्हें देख रहे थे, लेकिन जनरल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी टाटा धीरे से अपना प्लान चपरा को बताता है। वो अपनी आत्मा को कोसाला की सेना के एक घोड़े के अंदर भेज देता है और उससे पूरे कैंप में अफरा तफरी मचा देता है। मौका मिलते ही चपरा उस घोड़े पर कूद जाता है ताकि वो जनरल के करीब पहुंच सके। फिर वो तेजी से तीर निकालता है और सीधे जनरल की तरफ फेंक देता है, लेकिन आखिरी पल में जनरल अपना सिर घुमा लेता है और मौत से बाल बाल बच जाता है। कुछ ही सेकंड में चपरा और वो घोड़ा भालों से घिरे सैनिकों के बीच फंस जाते हैं, लेकिन तभी अचानक टिड्डियों का एक विशाल झुंड पूरे कैंप पर टूट पड़ता है। पूरा मैदान चीखों और भगदड़ से भर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर टाटा और चपरा जनरल का पीछा करते हैं, जो भागते भागते नदी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे नदी में गिर पड़ता है। अब उसकी किस्मत पूरी तरह पलट चुकी थी। भूखे मगरमच्छ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो पानी में जान बचाने के लिए तड़पने लगता है। चपरा तुरंत तीर उठाता है ताकि टाटा के परिवार का बदला लेकर जनरल को खत्म कर सके, लेकिन तभी वो रुक जाता है। उसके मन में एक सवाल आता है, क्या वो पूरी जिंदगी गुलाम बनकर जीना चाहता है? उधर जनरल डर के मारे कांप रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि अगर उसकी जान बचा ली जाए तो वो अपना सारा धन देने को तैयार है। टाटा गुस्से में चपरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चपरा उसकी बात अनसुनी कर देता है। वो एक एक करके सारे मगरमच्छों को मार गिराता है और फिर नदी में कूदकर जनरल को बाहर खींच लाता है। इसके बाद वो टाटा से माफी मांगते हुए कहता है कि यही आदमी कोसाला की सेना में ऊपर बढ़ने की उनकी चाबी बन सकता है। वो इसे भगवान द्वारा मिला एक ऐसा मौका बताता है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। चपरा फिर टाटा को अपना पूरा प्लान समझाता है। वो कहता है कि अगर वो सेना में ऊंचे पद तक पहुंच गए तो शायद गुलामों जैसी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। हालांकि टाटा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन बहुत सोचने के बाद वो मजबूरी में चपरा की बात मान लेता है। अगले दिन सुबह एक सैनिक तेजी से महल के अंदर दौड़ता हुआ आता है और किंग सोडाना को खबर देता है कि कोसाला की सेना रातों रात रोहिणी नदी के पार से पीछे हट गई है। वो बताता है कि टिड्डियों के बड़े झुंड ने उनकी ज्यादातर रसद बर्बाद कर दी और अब जनरल बुदई भी लापता बताया जा रहा है। ये सुनते ही किंग सोडाना राहत की सांस लेते हैं। महल में खड़े शाकिया सैनिक खुशी से जयकार करने लगते हैं। इसके बाद राजा अपनी पत्नी क्वीन माया के पास जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब वो सुरक्षित तरीके से अपने मायके जा सकती हैं ताकि वहीं बच्चे को जन्म दे सके। उधर दूसरी तरफ टाटा और चपरा कोसाला के सेना शिविर तक पहुंच चुके थे। चपरा टाटा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी इतनी स्वार्थी इच्छा में भी उसका साथ दिया। फिर वो टाटा से कहता है कि वो वापस जाकर उसकी माँ को बता दे कि एक दिन वो जरूर उसे लेने आएगा। इसके बाद टाटा वहां से चला जाता है। उधर चपरा बेहोश पड़े जनरल बुधई को अपने कंधे पर उठाकर कैंप के अंदर लेकर पहुंचता है। जनरल को देखते ही कोसाला के सैनिक घबरा जाते हैं और तुरंत वैद्यों को बुलाने लगते हैं। तभी चपरा भी अचानक जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे वो जनरल को इतनी दूर तक उठाकर लाने से पूरी तरह थक चुका हो। असल में ये सब उसी की बनाई हुई योजना का हिस्सा था। कुछ समय बाद जब जनरल बुधई को होश आता है तो वो सबसे पहले उस लड़के को बुलाने के लिए कहता है जिसने उसकी जान बचाई थी। चपरा उसके सामने पहुंचता है। जनरल उससे पूछता है कि वो उसका एहसान कैसे चुका सकता है, लेकिन चपरा शांत आवाज में बस इतना कहता है कि अभी उसे आराम करना चाहिए। चपरा का जवाब सुनकर जनरल बुधई काफी प्रभावित होता है। फिर वो उसे अपना बेटा बनाने की पेशकश करता है और अपनी सेवा में जगह देने की बात कहता है। चपरा बिना एक पल घमवाए उसकी बात मान लेता है। इसके बाद कहानी फिर से शाकिया किंगडम की तरफ लौटती है। क्वीन माया को उनके मायके ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनके
के सैनिक रोहिणी नदी के पास एक शिविर लगाते हैं क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उन्हें नदी पार करनी थी। हर सैनिक को सख्त आदेश दिया गया था कि किसी भी कीमत पर रानी की रक्षा होनी चाहिए। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, एक पेड़ के नीचे कई जानवर इकट्ठा होने लगते हैं और तभी साफ हो जाता है कि बच्चे का जन्म होने वाला है। क्वीन माया अपने नवजात बच्चे को देखकर प्यार से कहती हैं कि पूरी दुनिया उसे अपना आशीर्वाद दे रही है, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देखकर सैनिक तुरंत रानी और बच्चे को लेकर महल की तरफ भागते हैं। महल पहुंचते ही किंग सोडाना बेचैनी में उनकी तरफ दौड़ते हैं। कमजोर हालत में क्वीन माया राजा से कहती हैं कि वो आखिरी बार अपने बच्चे को देखना चाहती हैं। फिर वो राजा से विनती करती हैं कि बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा जाए। ये नाम सुनकर राजा हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये बहुत मजबूत नाम है। वो बताते हैं कि इसका मतलब होता है वो इंसान जिसने अपने लक्ष्य को पा लिया हो। धीरे धीरे क्वीन माया की ताकत खत्म होने लगती है। वो कांपते हाथों से बच्चे का चेहरा सहलाती है और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देती है। अब छोटा सिद्धार्थ अपने पिता की गोद में अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद वही महान साधु असिया महल में उस बच्चे को देखने पहुंचते हैं। जैसे ही उनकी नजर उस नवजात बालक पर पड़ती है, वो हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि बच्चा एक उंगली आसमान की तरफ और दूसरी धरती की तरफ किए हुए है। इसे देखकर असिया कहते हैं कि ना धरती पर और ना ही स्वर्ग में इस बच्चे के बराबर कोई दूसरा नहीं है। फिर वो भविष्यवाणी करते हैं कि आगे चलकर यही बालक एक महान चक्रा किंग बनेगा। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि तब तक शायद वो खुद जिंदा नहीं रहेंगे ताकि उस दिन को अपनी आंखों से देख सकें। इसके बाद 10 साल बीत जाते हैं। अब छोटा सिद्धार्थ बड़ा हो चुका था। महल में कुछ नर्तक उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ जल्दी ही उनसे ऊब जाता है और अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। उसी समय महल के 2 सेवक विजियर और गतामी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं। तभी सिद्धार्थ पेड़ के पीछे से निकलता है और उनसे फिर से 4 जातियों वाली व्यवस्था के बारे में पूछता है। दोनों सेवक उसे समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण की होती है, जिसमें साधु और पुजारी आते हैं जो देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये सुनकर सिद्धार्थ हल्का सा हंस पड़ता है। उसे ये बात मजाक जैसी लगती है कि सिर्फ साधुओं की प्रार्थना से कोई राज्य महान बन सकता है। दोनों सेवक उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके पिता राजा होने के बावजूद ब्राह्मण की बात मानने के लिए बंधे हुए हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि दूसरी जाति क्षत्रियास की होती है, जिसमें महान योद्धा और राजा महाराजा शामिल होते हैं, ठीक उसकी तरह। फिर वो बताते हैं कि उनके नीचे आम लोग और व्यापारी आते हैं, जिन्हें वैश्यास कहा जाता है, और सबसे नीचे होते हैं शूद्रास, जिनमें गुलाम और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग शामिल होते हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ नाराज हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर गुलामों को सबसे नीचे क्यों रखा गया है, लेकिन दोनों सेवक जल्दी से उसे वहां से लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार में बंदाका नाम का एक योद्धा खड़ा था, जिसकी मगधा में किए गए कामों के लिए खूब तारीफ हो रही थी। किंग सोडाना खुशी से उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वो आगे भी देश की तरक्की के लिए इसी तरह काम करता रहे। इसके बाद राजा उसे राज्य का नया जनरल नियुक्त कर देते हैं। जब सिद्धार्थ दरबार में पहुंचता है तो उसके पिता किंग सोडाना उसे नए जनरल बंदाका से मिलवाते हैं। राजा गर्व से बताते हैं कि बंदाका एक महान धनुर्धर है और तीरंदाजी में उसका कोई मुकाबला नहीं। उधर इन 10 सालों के दौरान कोसाला किंगडम लगातार ताकतवर होता चला गया था। उसने अपने दुश्मन राज्यों को एक के बाद एक युद्ध में हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया था। और अब जब कोसाला की सेना अपनी एक और जीत के बाद वापस लौट रही थी तो सड़कों पर खड़े सैनिक और आम लोग एक ही नाम पुकार रहे थे, चपरा। चपरा। हर तरफ उसका सम्मान किया जा रहा था। अब पूरे राज्य को पता था कि जनरल बुधाई ने चपरा को अपना बेटा बना लिया है और सेना में ये खबर भी फैल चुकी थी कि आगे चलकर चपरा ही जनरल की विरासत का असली उत्तराधिकारी बनेगा। घोड़े पर बैठा चपरा भीड़ के बीच से गुजरते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक गुलाम लड़के से लेकर यहाँ तक